मित्रों, आज आप सुनेंगे एक ऐसे पात्र की कहानी जिसके नाम से तो हम सब परिचित हैं। बचपन से ही हम ये नाम सुनते आते हैं और हमें ये भी पता होता है कि वो क्या करता है, कैसे रहता है। लेकिन उसकी असली में क्या कहानी थी, कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई और उसने क्या क्या किया अपनी जीवन में, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इस पात्र का नाम है रॉबिन हुड। ये हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ता है और अच्छाई की मदद करता है। गरीब लोगों का तो ये रक्षक ही है, लेकिन बस इसके बारे में 90% लोगों को सिर्फ इतना ही पता होता है। तो चलिए आज परिचित होते हैं उसी रॉबिन हुड की पूरी कहानी से। ये कहानी इतनी मजेदार है और इसमें कदम कदम पर इतने मोड़ और घुमाव आते हैं कि एक बार इसे सुनना शुरू करने के बाद आप आखिर तक सुने बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। इंग्लैंड में हेनरी नाम का राजा राज्य करता था। उस जमाने में राजा की सत्ता ही सबसे ऊपर हुआ करती थी। उसकी आज्ञा का पालन करना हर एक नागरिक का पहला कर्तव्य माना जाता था। जो भी ऐसा नहीं करता था उसे राजा की तरफ से मृत्युदंड मिलता था। राजा हेनरी जो था वो एक भला राजा था। अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। हमेशा दीन दुखियों की सहायता के लिए तैयार रहता था, लेकिन इसके बावजूद वो चापलूस से घिरा रहता था। उन खुशामदी लोगों में से अधिकतर लोग उसके राज दरबारी थे। अपनी चापलूसी के बल पर वे राजा से उल्टे सीधे आदेश पास करवाकर जनता का शोषण किया करते थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि राजा और प्रजा को धर्म की शिक्षा देने वाले वहां के धर्मगुरु यानी कि राज पुरोहित, वह भी स्वार्थी दरबारियों के ही रंग में रंग गए थे। उस समय ऐसा सिस्टम होता था कि किसी भी राजा के राज्य के आसपास के मुख्य जंगल सिर्फ राजाओं और उनके साथ के लोगों के लिए शिकार खेलने के लिए सुरक्षित कर दिए जाते थे। वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति शिकार नहीं खेल सकता था। ऐसे जंगलों में राजा की तरफ से सेवक नियुक्त किए जाते थे जो इस बात की निगरानी रखते थे कि जंगल में कोई भी शिकार के इरादे से ना आने पाए। अगर किसी को ऐसा करता पाया जाता था तो उसे तुरंत कैद करके राजा के सामने पेश किया जाता था। और अगर कोई गलती से किसी जानवर का शिकार कर लेता था तो खून के बदले, खून के रिवाज के अनुसार उसे फांसी की सजा दी जाती थी। उस जमाने में इंग्लैंड के एक शहर नॉटिंगम के पास एक जंगल पड़ता था जिसका नाम शेरवुड जंगल था। इसी प्रकार बर्न्सडेल शहर के पास भी एक जंगल था। शेरवुड के जंगल की देखभाल के लिए राजा ने फिट जुत नाम के व्यक्ति को नियुक्त कर रखा था। फिट जुत का एक बेटा था जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली था। जिस उम्र में बच्चे अपना समय खेलकूद में बिताते हैं, उस उम्र में रॉबर्ट अपने पिता के साथ जंगलों में इधर उधर घूमता था और पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त करता था। जंगल के दुर्लभ रास्तों और जंगली पौधों के बीजों के बारे में भी उसे ऐसी ऐसी बातें पता थी जो शायद ही किसी को पता हो। उसने बचपन से ही तीर कमान से छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था और यही कारण था कि बड़ा होते होते उसका निशाना बिल्कुल अचूक हो गया था। शिकार के समय वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता था कि जंगल में किसी भी जानवर को बिना वजह सताया ना जाए। सिर्फ जितनी जरूरत हो बस उतना ही शिकार किया जाए। इसके अलावा वो अपनी धनुष विद्या का उपयोग पेड़ों पर लगे पके फलों को तोड़ने में या किसी दुर्लभ वस्तु पर निशाना साध कर उसका लक्ष्य बनाने के लिए करता था। धीरे धीरे उसका निशाना ऐसा हो गया कि अब उसकी कमान से छोड़ा हुआ तीर कभी खाली जाता ही नहीं था। एक बार वो अपने पिता के साथ जंगल को जा रहा था। उसने देखा कि एक भेड़िया एक मेमने को मुंह में दबाए चला जा रहा था। मेमना बेचारा मैं करके चिल्ला रहा था। उसे दया आ गई और उसने भेड़िए के मुंह को निशाना बनाकर तीर छोड़ा जो सीधा अपने लक्ष्य पर लगा। मेमना भेड़िए के मुंह से छूट गया और भेड़िया वही ढेर हो गया। उसकी ऐसी अचूक निशानेबाजी को देखकर उसका पिता बहुत ही खुश हुआ। उसे पूरी उम्मीद हो गई कि एक दिन रॉबर्ट बहुत अच्छा निशानेबाज बनेगा
और पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन करेगा। यही कारण था कि वो अपने बेटे रॉबर्ट को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए साहस और वीरता से भरी लोगों की कहानियां सुनाया करता था। ये कहानियां युद्ध में अपना कमाल दिखाने वाले शूरवीरों की तो होती ही थी, इसके अलावा डाकुओं और लुटेरों की भी हुआ करती थी। इन कहानियों में डाकू और लुटेरे सिर्फ उन व्यक्तियों को लूटते थे जो किसी न किसी तरह जनता का शोषण कर रहे होते थे, और वो डाकू हमेशा गरीब जनता के हितैषी हुआ करते थे। रॉबर्ट को इन कहानियों में बहुत ही दिलचस्पी होती थी। धीरे धीरे उसके मन में ये भावना पैदा होने लगी कि क्यों ना वह भी ऐसे ही काम करे, जिससे उसके साहस और वीरता के साथ साथ उसके उपकार की भी चर्चा पूरी दुनिया में हो। रॉबर्ट के एक चाचा थे जो नॉटिंगम शहर के पास ही में रहते थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम था बिल। बिल रॉबर्ट का भाई नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी था। शेरवुड के जंगल से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा किला था। किले का नाम था हटिंगना। उसका मालिक एक बहुत ही अमीर आदमी था। पूरे शहर में उसका दबदबा था और उसकी गिनती राजा के चापलूस लोगों में होती थी। अपनी चापलूसी के बल पर वो राजा का बहुत ही विश्वास पात्र बन गया था और राजा अक्सर उसकी बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया करता था। एक बार किसी बात पर रॉबर्ट के पिता और हटिंगना के मालिक का आपस में कुछ मतभेद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि उस बात को दोनों ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और यही विवाद दोनों की दुश्मनी का कारण बन गया। रॉबर्ट का पिता सीधा साधा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था। वो कभी भी राजा की चापलूसी नहीं करता था। अब उससे दुश्मनी हो जाने के कारण हार्टिंगटन का अमीर उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई योजना सोचने लगा। उस अमीर की एक लड़की थी जिसका नाम था मेरियन। वो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही होशियार और साहसी भी थी। छोटी सी उम्र में भी किसी से नहीं डरती थी। अक्सर मौका पाकर जंगल में घूमने निकल जाया करती थी। एक बार वो खेलते खेलते जंगल में दूर निकल गई। वहां उसकी नजर अपनी ही उम्र के रॉबर्ट पर पड़ी, जो हाथ में तीर कमान लिए पेड़ पर किसी छोटी सी चीज को निशाना बनाकर अभ्यास कर रहा था। जल्द ही रॉबर्ट और मेरियन में दोस्ती हो गई और अब मेरियन हर रोज उससे मिलने और जंगल में घूमने के लिए वहां आने लगी। एक दिन रॉबर्ट के चाचा का लड़का बिल भी वहां आया हुआ था, तो उस दिन ये तीनों एक साथ घूमने चल दिए। रास्ते में रॉबर्ट उन्हें जंगल और जंगली जीवों के बारे में तरह तरह की अनोखी बातें बताने लगा। मेरियन और बिल दोनों ही बड़ी दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुनने लगे। वैसे तो बिल भी निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन उसका निशाना रॉबर्ट जितना अचूक नहीं था। चलते चलते रास्ते में एक जगह उनको एक बहुत बड़ा भालू मिला। बिल तो उसे देखते ही बुरी तरह डर गया, लेकिन रॉबर्ट ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, अरे बिल, डरने की कोई बात नहीं है। इस जंगल में रहने वाले सारे जानवर मेरे दोस्त हैं। ये हमें कभी कुछ नहीं कहेंगे। जंगल में रहने वाले जीवों को जब तक कोई नुकसान न पहुंचाया जाए तब तक ये किसी को कुछ नहीं कहते। फिर काफी देर इधर उधर घूमने के बाद तीनों ने पेड़ों से तोड़कर कुछ फल खाए। जब उन्हें प्यास लगी तो रॉबर्ट उन्हें एक झरने पर ले जाने लगा। उसके लिए वे लोग उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। मेरियन के स्वभाव में चंचलता और जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई थी। रास्ते में चलते हुए वो कभी एक पेड़ को छूती तो कभी दूसरे पेड़ को। रॉबर्ट ने जब उसे पेड़ पौधों के साथ छेड़खानी करते देखा तो वो बोला, मेरियन, इनमें से कुछ आदमखोर भी है। जब कोई इंसान इनके पास आता है तो ये उसे चुंबक की तरह कसकर पकड़ लेते हैं और फिर तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका सारा खून ना निचोड़ ले। बिल और मेरियन एक साथ हैरानी से बोले, ऐसा कैसे संभव है? अरे क्यों नहीं, ये जंगल है, यहां सब कुछ संभव है। बस तुम किसी भी चीज से बिना मतलब छेड़छाड़ मत करना, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई जीव जंतु। बिल ने तो एक ही पल में रॉबर्ट की बात को समझ लिया, लेकिन मेरियन ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में वे लोग झरने के पास पहुंच गए और तीनों ने उसका ठंडा मीठा पानी पिया।
इसके बाद रॉबर्ट हाथ मुंह धोने लगा, लेकिन तभी उसे मेरियन की चीख सुनाई दी। उसने जल्दी से अपना तीर कमान उठाया और मेरियन की तरफ दौड़ा। वो उनसे थोड़ी दूर पर चली गई थी। उसके पास जाकर रॉबर्ट ने देखा कि मेरियन के हाथ को एक आदमखोर झाड़ी ने जकड़ रखा है। मेरियन जितना अपने हाथ को खींचने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो झाड़ी की तरफ खींचती जा रही थी। रॉबर्ट ने यह देखकर तुरंत कमान में तीर लगाकर उस टहनी को निशाना बनाया जिस पर मेरियन का हाथ चिपका हुआ था। तीर उस टहनी को काटता हुआ निकल गया और मेरियन का हाथ आदमखोर झाड़ी से मुक्त हो गया। ये देखकर जहां रॉबर्ट ने संतोष की सांस ली, वहीं बिल को रॉबर्ट की अचूक निशानेबाजी देखकर बहुत ही हैरानी हुई। हाथ छूटते ही मेरियन दौड़कर रोती हुई रॉबर्ट से जा लिपटी। रॉबर्ट ने पहले तो उसे चुप कराया, फिर गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन झाड़ियों को छूना मत, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। क्या करने गई थी तुम वहां? रोती हुई मेरियन ने कहा, तुम्हारे पास से जाने के बाद मैं इन झाड़ियों के पास घूम रही थी। उस झाड़ी पर एक बहुत सुंदर फूल लगा हुआ था। मैंने जैसे ही उस फूल को तोड़ने की कोशिश की, टहनी ने मेरा हाथ जकड़ लिया और फिर मुझे तुम्हारी बात याद आई, वो आदमखोर पेड़ों वाली, और मैं डर कर चिल्ला पड़ी। अगर तुम आकर मुझे ना बचाते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी बिल की नजर मेरियन के हाथ पर पड़ी। अरे मेरियन, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। मेरियन ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर लापरवाही से बोली, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो खून है, बहता है तो बहने दो। रॉबर्ट ने तुरंत कहा, अरे क्या तुम जानती नहीं, ज्यादा खून बहने से मृत्यु तक हो सकती है। लाओ अपना हाथ मुझे दो, मैं इस पर पट्टी बांध देता हूं। फिर रॉबर्ट ने जेब से रुमाल निकालकर पास की झाड़ी से कुछ पत्तियां तोड़ी और उनको अच्छी तरह से मसलकर मेरियन के हाथ पर बांध दिया। मेरियन एक टक रॉबर्ट को ही देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि रॉबर्ट उसका कितना ध्यान रखता है, उसके जरा से दर्द पर किस तरह से तड़प उठा है और कितने प्रेम से उसके हाथ पर पट्टी बांध रहा है। पट्टी बांधने के बाद रॉबर्ट ने कहा, मैंने तुम्हारे हाथ पर जिस झाड़ी के पत्ते मसलकर बांधे हैं, इन आदमखोर झाड़ियों के जख्म की वही एक दवा है। अब तुम्हारा ये घाव जल्दी ही भर जाएगा और तुम्हें ज्यादा पीड़ा भी नहीं होगी। बस आगे से इस बात का ख्याल रखना कि जिस बात के लिए मना किया जाए उसे मत करना, समझी? ठीक है रॉबर्ट, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात की अनदेखी नहीं करूंगी। उसके बाद तीनों अपने अपने घर को चले गए। जब मेरियन घर पहुंची तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी देखकर उसके पिता ने उसके बारे में पूछा। मेरियन ने सारी घटना अपने पिता को बता दी। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम जानती हो रॉबर्ट हमारे दुश्मन का बेटा है और तुम उसके साथ खेलने गई थी। लेकिन पिताजी, रॉबर्ट तो बहुत अच्छा लड़का है। होगा अच्छा, लेकिन है तो दुश्मन का ही बेटा, और दुश्मन का बेटा भी दुश्मन होता है, समझी? आज के बाद तुम उसके साथ खेलने नहीं जाओगी। मेरियन की मां ने आकर बीच बचाव करने की कोशिश की तो मेरियन के पिता ने उसे भी डांट दिया। लेकिन मेरियन उन लड़कियों में से नहीं थी जो एक गलत बात के लिए अपने पिता की डांट खाकर रुक जाती। अगले ही दिन फिर से रॉबर्ट के साथ खेलने जंगल पहुंच गई। बिल भी जल्दी ही वहां आ गया और वे तीनों फिर से जंगल की सैर को निकल पड़े। वहां पर उसने एक चील को देखा जो एक पक्षी के नन्हे से बच्चे को अपने पंजों में दबाए उड़ी जा रही थी। उसने रॉबर्ट को वो दिखाया और रॉबर्ट ने एक ही तीर से उस चील को मार गिराया, जिससे बच्चा उसके पंजे से आजाद हो गया। ये देखकर मेरियन की तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। काफी देर बाद जब वो अपने घर वापस पहुंची तो उसने अपने पिता को दरवाजे पर ही टहलते हुए पाया। वो गुस्से से बुरी तरह लाल पीले हो रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने उसे घर के अंदर जाने को कहा और फिर चौकीदार को आदेश दिया कि आज के बाद मेरियन कहीं बाहर नहीं जाएगी। अगर वो कहीं जाना चाहे तो महल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। लेकिन इतना करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं आया। वो क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे और बार बार यही सोच रहे थे कि किस प्रकार रॉबर्ट और उसके पिता को सबक सिखाया जाए। सोचते सोचते उसे याद आया
कि कोतवाल और पादरी भी रॉबर्ट के पिता के दुश्मन हैं, तो उसने अगले दिन उन दोनों को अपने घर पर आमंत्रित किया और उनको अपनी मंशा बताई कि वो फिटजुत से बदला लेना चाहता है। अब क्योंकि वह दोनों भी फिटजुत के दुश्मन थे, तो तुरंत ही इस बात के लिए राजी हो गए। तीनों आपस में विचार विमर्श करने लगे। वो ऐसा कुछ करना चाहते थे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। काफी देर सोचने के बाद पादरी को एक युक्ति समझ में आई। उसने अपना प्लान बाकी दोनों को बताया और उन्हें भी ये प्लान काफी पसंद आया। सारी चीजें तय करके पादरी और कोतवाल अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन दो आदमी फिटजुत के पास पहुंचे। उस समय वो जंगल की रखवाली कर रहा था। जाते ही दोनों ने उसे नमस्कार किया और बोले, सरकार, हमारी मां बहुत बीमार है। वैद्य जी ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाने को कहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके जंगल से वो जड़ी बूटियां ढूंढकर ले जाएं। फिटजुत ने दोनों को गौर से देखा। दोनों सीधे साधे लग रहे थे, जिनकी पीठ पर तीर कमान लटक रहे थे। फिर जुत ने उनसे पूछा, जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए तीर कमान की भला क्या जरूरत है? अरे महाराज, ये तो हम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए साथ लेकर आए हैं। जंगल में भयानक जानवर भी तो होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे, इन तीर कमानों का इस्तेमाल तुम बिना किसी वजह के किसी जीव पर नहीं करोगे। जी हां महाराज, हम जानते हैं कि ये राजा का जंगल है और राजा के जंगल में सिर्फ राजा या उसके मुख्य दरबारी ही शिकार कर सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन जल्दी जाना और जल्दी आना। ऐसा कहकर फिटजुत ने दोनों को जंगल में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वे दोनों वापस न आए, तो फिटजुत को चिंता होने लगी। वो उनकी तलाश में निकलने ही वाला था कि दोनों उसे आते दिखाई दिए। लेकिन ये क्या, वे तो अपने साथ बहुत से जानवरों का शिकार करके ला रहे थे। ये देखते ही फिटजुत को बुरी तरह से गुस्सा आ गया। उसने गरज कर कहा, मैंने तुम लोगों को शिकार खेलने के लिए मना किया था और तुम इतने सारे जानवरों का शिकार करके ले आए। क्या तुम जानते नहीं, यहां शिकार करने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता है? इस पर उन दोनों ने हैरान होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपने ही तो हमें वहां जाकर शिकार खेलने की आज्ञा दी थी। क्या बकवास करते हो? मैंने तुम्हें शिकार ना करने के लिए कहा था, ना कि शिकार करने को। वे दोनों और भी नम्र स्वर में बोले, अरे याद करिए महाराज, आप ही ने तो हमें शिकार के लिए मजबूर किया था। उल्टा हम तो आपको मना कर रहे थे, आपने ही जबरदस्ती की थी। फिटजुत ये सुनकर बुरी तरह से हैरान रह गया। वो और भी गुस्से से बोला, मैंने तुमसे कहा था, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। इनका दिमाग खराब हो गया है। जब ये राजा के सामने जाएंगे और राजा इनको मृत्यु दंड देगा, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। फिटजुत के सिपाहियों ने उन्हें बंधन में जकड़ लिया। वे दोनों शोर मचाने लगे। तभी उधर से कोतवाल और पादरी गुजरे। शोर सुनकर रुक गए। कोतवाल वहां आया और उसने पूछा, क्या बात है? ये कैसा शोर शराबा है? इससे पहले कि फिटजुत कुछ कहता, दोनों बंदी बोल पड़े, महाराज आप ही न्याय कीजिए। ये जंगल के रखवाले हमसे हर रोज जंगल में शिकार करवाते हैं और मांस को शहर में बिकवा देते हैं। आज जब आपको आते देखा तो चोरी पकड़ी जाने के डर से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये शिकार हमने खुद अपनी मर्जी से किए हैं। फिटजुत गुस्से से भड़क कर बोला, कोतवाल साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों यहां से जड़ी बूटी लाने का बहाना करके अंदर गए थे और वहां से ये शिकार करके आए हैं। इन दोनों को दंड मिलना चाहिए। दोनों बंदी फिर से गिड़गिड़ाने लगे और अपनी बात बार बार कोतवाल और पादरी के सम्मुख रखने लगे। पादरी और कोतवाल दोनों ने ही तीखी नजरों से फिटजुत को देखा तो वो जोर से बोला, अरे आप इनकी बातों में मत आइए, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस पर कोतवाल ने कहा, सच और झूठ का पता तो अब महाराज ही करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। हमारे अचानक आ जाने के कारण तुम नाटक कर रहे हो। फिटजुत चिल्लाया, अरे नहीं साहब, नाटक में नहीं, ये दोनों कर रहे हैं। लेकिन पादरी और कोतवाल को
ना उसकी बात सुननी थी ना उन्होंने सुनी। मामले को राजा के दरबार में ले जाया गया और वहां पर भी फिट जुद की बात किसी ने नहीं सुनी। मेरियन के पिता ने भी उसके खिलाफ गवाही दी। उसने कहा, महाराज, मैंने तो पहले भी कई बार फिट को अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण मैं बोलता नहीं था। लेकिन अब तो मामला शीशे की तरह साफ हो गया है। अब आप ही इसका फैसला कीजिए। मेरियन के पिता कोतवाल और पादरी, इन तीनों की गवाही के कारण राजा ने फिट जुद को उसके पद से हटा दिया। ये आदेश सुनकर उन तीनों की खुशी की सीमा ही न रही। जब वो तीनों हंसते हुए दरबार से बाहर आए तो वहां वह दोनों शिकारी खड़े थे। उन्होंने कहा, लीजिए सरकार, हमने तो आपका काम कर दिया, अब आप हमें हमारा इनाम दे दें। इस बात पर कोतवाल ने उन्हें धमकाते हुए कहा, अबे, तुम्हारा इनाम बस यही है कि हम तुम्हारी जान नहीं ले रहे हैं। कौन नहीं जानता कि तुम दोनों बहुत बड़े लुटेरे हो और तुमने बहुत सारे आदमियों की हत्या की है। सरकार ने तुम्हारे ऊपर जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखा हुआ है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो आज के बाद इस शहर में नजर मत आ जाना, वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं है। जी महाराज कहकर वो दोनों सर पर पैर रखकर भाग गए। पादरी ने कहा, अरे ये आपने क्या किया कोतवाल साहब, उन्होंने तो हमारी इतनी मदद की थी और आपने इनाम देने की जगह उन्हें धमकी देकर भगा दिया। अरे आप नहीं जानते पादरी साहब, अगर ये दोनों यहां रहे तो कभी भी ये हमारे षड्यंत्र के बारे में किसी और को बता सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बात एक कान से दूसरे कान तक पहुंचेगी और सब जगह फैल जाएगी। अगर राजा को पता चल गया तो पता है हमें कितना बड़ा दंड मिलेगा। इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ये बात सुनकर पादरी सिर हिलाकर रह गया, जबकि मेरियन के पिता ने कहा, हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उनके भाग जाने में ही हमारी भलाई थी। कोतवाल ने अकड़कर कहा, मैं कोई भी काम बिना ठोस आधार के नहीं करता और यही मेरी सफलता का कारण है। तो इसी बात पर आज शाम को क्यों ना जश्न मनाया जाए, क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया ख्याल है। तो ठीक है, आज शाम को आप दोनों मेरे घर आ जाएं। मैं एक भव्य जश्न का इंतजाम करता हूं। मेरियन के पिता ने कहा और फिर तीनों वहां से चले गए। एक तरफ जश्न की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ जब फिट, जो हताश और निराश, अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को बुखार में तपते पाया। उसकी गंभीर हालत को देखकर वो और भी चिंता में पड़ गया। वो उसके लिए कुछ दवा पानी का इंतजाम करने के बारे में अभी सोच ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रॉबर्ट ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़े पाया। पूछने पर उसने बताया कि वो शेरवुड के जंगल का नया रखवाला है। उसने कहा, मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि आप तुरंत ये मकान खाली कर दें। राजा ने मुझे यहां का नया रखवाला नियुक्त किया है और इसलिए अब यहां की हर एक वस्तु पर मेरा अधिकार है और यही राजा का आदेश है। रॉबर्ट के पिता ने उससे नम्र स्वर में कहा, देखिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक आप कृपया हमें यही रुकने की आज्ञा दे दें। उसके बाद हम तुरंत यहां से चले जाएंगे। उस व्यक्ति ने कड़े स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। ये देखो, मेरे पास राजा का दिया हुआ आदेश है। इसके ऊपर तुरंत अमल करने की बात लिखी हुई है। अरे लेकिन मेरी पत्नी बीमार है, ऐसे में मैं उसे लेकर कहां जाऊंगा? ये सोचना आपका काम है। मैं तो सिर्फ आपको राजा की आज्ञा के बारे में बताने आया था। आप सुबह तक ये घर खाली करके कहीं चले जाए नहीं तो मैं कोतवाल को बुला लाऊंगा और वो आपको राजा का आदेश ना मानने के आरोप में पकड़कर जेल में डाल देगा। फिर आगे आप जाने और आपका काम। इतना कहकर वो आदमी चला गया। लेकिन रॉबर्ट की मां की हालत और खराब हो जाने के कारण उसका पिता राजा के आदेश का पालन नहीं कर सका, जिस कारण नया रखवाला सुबह ही कोतवाल को लेकर आ गया। कोतवाल ने रॉबर्ट के पिता को राजा की आज्ञा न मानने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। वो रात उन्हें जेल में ही बितानी पड़ी। सुबह होते ही कोतवाल ने रॉबर्ट और उसकी मां को वहां से भगा दिया। अब आगे और कोई चारा न देखकर रॉबर्ट अपनी मां को लेकर अपने चाचा के पास चला गया शरण लेने के लिए।
फिलहाल उसके पास इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं थी। एक तो बीमारी और ऊपर से पति का वियोग और घर से बेघर होने का सदमा, इन सब चीजों के कारण रॉबर्ट की मां की हालत और भी बिगड़ गई और आखिरकार 2 महीने के भीतर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रॉबर्ट को रोता बिलखता छोड़कर वो स्वर्ग सिधार गई। मेरियन को जब यह खबर मिली तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी और रॉबर्ट को सांत्वना देने के लिए उसके पास पहुंच गई। उसे देखते ही रॉबर्ट के धैर्य का बांध टूट गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगा। मेरियन ने कहा, रॉबर्ट हिम्मत से काम लो, यूं धैर्य खोना अच्छी बात नहीं है। रॉबर्ट ने कहा, मेरी हिम्मत तो मेरे पापा थे जो कि इस समय जेल में बंद है, और फिर मेरी मां भी मुझे छोड़कर चली गई। धीरज रखूं तो कैसे? देखो रॉबर्ट, जीवन और मौत पर इंसान का वश नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता को कोतवाल ने क्यों बंदी बना रखा है? रॉबर्ट ने गुस्से से कहा, यह सब कोतवाल और पादरी का किया धरा है और तुम्हारे पापा ने भी उनकी मदद की है। मेरे पापा तो बेचारे निर्दोष फंस गए हैं। ये सुनकर मेरियन कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पापा को मेरी और तुम्हारी दोस्ती जरा भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने उन दोनों का साथ दिया है। रॉबर्ट ने पूछा, जब तुम्हारे पिता को हमारे मित्र पसंद नहीं तो फिर तुम मेरे पास क्यों आती हो? तुम्हें अपने पिता की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। इस पर मेरियन ने रोखे स्वर में कहा, जब उनको मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं है तो मैं क्यों उनकी भावनाओं का ख्याल रखूं? और वैसे भी उन्होंने गलत काम करने वालों का साथ दिया है, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ तुम आजकल निशानेबाजी की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? अरे क्या इतना सब होने के बाद भी प्रैक्टिस करने को मन करेगा? रॉबर्ट ने कहा, देखो रॉबर्ट, सुख दुख तो जीवन के साथ लगा ही रहता है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मुझसे वादा करो कि तुम इस तरह से उदास नहीं रहोगे और ना ही कभी अपने धर्म से हटोगे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि तभी मेरियन का पिता अपने 2 अंगरक्षकों के साथ वहां पर आया। मेरियन को वहां देखकर वो जोर से दहाड़ा, मैंने कितनी बार तुमसे रॉबर्ट से ना मिलने के लिए कहा है, लेकिन फिर तुम भी यहां चली आई। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए तुरंत मेरे साथ घर चलो। लेकिन पापा, मैं तो बस रॉबर्ट को उसकी मम्मी के निधन पर सांत्वना देने आई थी। कोई जरूरत नहीं है सांत्वना देने की। क्या तुम नहीं जानती कि इसका बाप राजा का अपराधी है और किसी अपराधी से मिलना भी अपराध होता है? और ऊपर से ये हमारे दुश्मन का भी बेटा है। जैसे सांप का बच्चा सपोलिया होता है, उसी तरह शत्रु का बेटा भी शत्रु होता है। अपने पिता के लिए ये अपशब्द सुनकर रॉबर्ट गुस्से से भड़क कर बोला, मेरे पिता के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे पिता ने कोई अपराध नहीं किया, वह तो सिर्फ तुम्हारे षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। रॉबर्ट के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर उसके चाचा भी वही आ गए। उन्होंने बीच बचाव करके दोनों को शांत किया। वो जानते थे कि मेरियन के पिता शहर के बहुत बड़े अमीर हैं और वो अपने अधिकारों का उपयोग करके कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरियन का पिता रॉबर्ट को आगे मेरियन से ना मिलने की धमकी देकर वापस चला गया। रॉबर्ट गुस्से से बस बिलख कर रह गया। उसको मेरियन के पिता द्वारा अपने पिता के लिए कहे गए शब्द बहुत ही बुरे लगे थे। उसे दुख था कि वो मेरियन के पिता को कोई कठोर जवाब क्यों नहीं दे सका। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो मेरियन के शब्दों को कभी नहीं भूलेगा और सिर्फ कर्म में ही विश्वास करेगा। यही उसका एकमात्र लक्ष्य होगा। यही सब सोचकर वो अभ्यास में जुट गया। इधर मेरियन के पिता ने मेरियन की अवज्ञा से तंग आकर उसे रानी की सेवा के लिए राजनिवास में भेजने का निर्णय किया। जब मेरियन को यह बात पता चली तो उसने बहुत हाथ पैर मारे कि वह राजनिवास नहीं जाएगी, लेकिन पिता के आगे उसकी एक नहीं चली और उन्होंने अपने अंगरक्षकों के साथ मेरियन को रानी के पास लंदन भेज दिया। जब रॉबर्ट के पिता को यह पता चला कि उसकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई तो उसके दुख की सीमा नहीं रही। वो बेहद उदास रहने लगा और उसके अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो गई। कुछ ही दिनों में बीमार होकर एक दिन वो भी स्वर्ग सिधार गया।
रॉबर्ट अपने पिता की मौत का समाचार सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मां के साथ साथ पिता भी इतनी जल्दी उसे छोड़कर चले जाएंगे। वो बहुत ही बुरी तरह से उदास रहने लगा। उसका अभ्यास भी एकदम बंद हो गया। रॉबर्ट के चाचा को उसकी ये हालत देखकर बहुत ही अफसोस होता था। वो रॉबर्ट को हंसी खुशी रहने को कहता तो रॉबर्ट वहां से उठकर चला जाता। एक दिन चाचा खुशी खुशी घर आया और उसने रॉबर्ट से कहा, अरे रॉबर्ट, तुमने एक बात सुनी है? नॉटिंघम में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां पर तरह तरह के खेलों के दंगल होते हैं। कोतवाल ने ऐलान किया है कि उस मेले में निशानेबाजी और तीरंदाजी का भी एक दंगल होगा। रॉबर्ट ने बुझे मन से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। नहीं चाचा जी, मुझे इस मेले और दंगल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी रॉबर्ट, और वो इसलिए क्योंकि उस मेले में मेरियन भी आ रही है। और वैसे भी तुम अपनी सारी जिंदगी यूं रोते बसूरते नहीं रह सकते। चाचा के मुंह से मेरियन का नाम सुनकर रॉबर्ट थोड़ा चौंका। क्या सच में मेरियन आ रही है चाचा जी? हाँ, और साथ में ये भी बात सच है कि कोतवाल ने ये ऐलान किया है कि जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे राजा के जंगल का रखवाला बनाया जाएगा और उसे सोने का एक तीर भी इनाम में मिलेगा। चाचा की ये बात सुनकर रॉबर्ट सोच में डूब गया। अपने पिता की खोई हुई पोस्ट को पाने का उसके लिए ये एक अच्छा मौका सामने दिखाई दे रहा था। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है चाचा जी, मैं मेले में जाऊंगा और दंगल में भी हिस्सा लूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, तो फिर ये लो अपने तीर कमान और अभी से प्रैक्टिस में जुट जाओ। चाचा का आदेश पाकर रॉबर्ट तीर कमान लेकर अभ्यास करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। उसने बड़ी मेहनत से काफी अच्छे अच्छे तीर कमान भी तैयार कर लिए। समय पर अपने सबसे बढ़िया तीर कमान और चाचा का आशीर्वाद लेकर वो नॉटिंघम के मेले के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। जब वो उस जंगल को पार कर रहा था तो उसके कानों में किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज की तरफ दौड़ा और वहां पहुंचकर उसने पाया कि एक बुढ़िया चिल्ला रही थी। उसने पूछा, क्या बात है मां जी, आप क्यों चिल्ला रही है? अरे बेटा, वो सियार मेरी बकरी के बच्चे को लेकर जा रहा है। उसकी जान बचा लो बेटा, नहीं तो मेरी बकरी रोते रोते मर जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर रॉबर्ट सियार की दिशा में भागा। थोड़ी दूरी पर उसने पाया कि एक सियार बकरी के बच्चे को मुंह में दबाकर ले जा रहा था। रॉबर्ट ने तुरंत एक तीर सियार की दिशा में छोड़ा जो सीधा जाकर उसे लगा और उसके मुंह से बकरी का बच्चा छूट गया। बकरी का बच्चा थोड़ा जख्मी तो हो गया था, लेकिन इतना नहीं था कि उसकी जान को कोई जोखिम होता। रॉबर्ट उसे उठाकर बुढ़िया के पास ले आया और बोला, ये लीजिए मां जी, आपकी बकरी का बच्चा। बुढ़िया उसे देखकर बहुत खुश हुई। धन्यवाद बेटा, तूने इस बच्चे की जान बचा ली। अब जरा इतना कर, इसे मेरी झोपड़ी तक और ले चल, मैं अपनी बकरी को लेकर आती हूं। रॉबर्ट बकरी के बच्चे को लेकर उस तरफ चल दिया जिधर बुढ़िया ने इशारा किया था। थोड़ी ही देर में वह भी अपनी बकरी को लेकर आ गई। उसने रॉबर्ट से कहा, तुम जरा इस चारपाई पर बैठो, मैं इस बच्चे का उपचार कर लूं जरा। उपचार के बाद वो रॉबर्ट के लिए एक गिलास बकरी का दूध लेकर आई। लो बेटा, ये दूध पी लो। रॉबर्ट ने दूध पी लिया और फिर चलने की आज्ञा मांगी। अरे बेटा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। तब रॉबर्ट ने उसे बताया वो क्या है मां जी, कि नॉटिंघम शहर में एक मेला लग रहा है जिसमें तरह तरह के दंगल भी होंगे। मैं उसी मेले में तीरंदाजी के दंगल में भाग लेने जा रहा हूं। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसे दुआएं देते हुए बोली, भगवान तुझे सफल बनाए। आज तूने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, देखना उसके बदले में भगवान तुझे जरूर सफलता देगा। फिर रॉबर्ट वहां से आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि जंगल के पहरेदार एक पेड़ के नीचे बैठे गप्पे मार रहे हैं और बेतहाशा हंस रहे हैं। नजदीक पहुंचने पर उनमें से एक को उसने साफ साफ पहचाना। ये वही पहरेदार था
जो उसके पिता की जगह जंगल में नियुक्त हुआ था। लेकिन उसे पहचान कर भी रॉबर्ट अनजान बना रहा और आगे चलता रहा। उस पहरेदार ने जब रॉबर्ट का तीर कमान देखा तो उसे मजाक सूझा। वो बोला, ओहो जरा देखो तो कितना बड़ा तीरंदाज जा रहा है। तीर कमान तो ऐसे लटका रखे हैं जैसे इसके जैसा बहादुर और कोई हो ही ना। फिर वो रॉबर्ट को संबोधित करते हुए बोला, क्यों रे लड़के, ये टक्के के तीर लेकर कहाँ जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेले में दंगल लड़ने जा रहा है? रॉबर्ट को उसका ये मजाक अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने नम्र स्वर में कहा, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है पहरेदार साहब। लो, इसमें मजाक की क्या बात है? मैंने सिर्फ यही तो पूछा कि क्या तुम मेले में दंगल लड़ने जा रहे हो? रॉबर्ट ने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखते ही पहरेदार जोर जोर से हंसने लगा और फिर अपने दोस्तों से बोला, अरे यारों सुना, तुमने ये छोकरा ये टके के तीर कमान लेकर दंगल लड़ने जा रहा है। अब उसके साथी भी हंसते हुए रॉबर्ट का मजाक उड़ाने लगे। रॉबर्ट ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उससे पूछा, अगर मैं वहां जा भी रहा हूं तो तुम्हें उससे क्या समस्या है? और जो तुमने कहा कि मेरे तीर कमान टके के हैं, तो तुम्हारे तीर कमान ही कौन से बहुत बढ़िया है। इस पर पहरेदार बोला, सवाल बढ़िया घटिया का नहीं है, सवाल ये है कि क्या तुझे तीर कमान चलाना आता भी है या यूं ही इन्हें कमर पर लटकाए फिर रहा है? रॉबर्ट ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, वैसे ही काकर क्यों घूमूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरा निशाना तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। ये सुनते ही पहरेदार गुस्से से लाल पीला हो गया। छोटा मुंह और बड़ी बात लगता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है लड़के। रॉबर्ट ने फिर से धैर्य से कहा, इसमें दिमाग खराब होने की कौन सी बात है? आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो चलो मुकाबला करके देख लो, मुझसे जो जीतेगा वही बड़ा तीरंदाज होगा। पहरेदार ने तुरंत कहा, ठीक है, पहले मैं तुमको निशाना बताऊंगा। अगर तुमने निशाना ठीक लक्ष्य पर मारा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारे ये तीर कमान छीनकर तुम्हें यहां से भगा दूंगा। बोलो, है मंजूर? हाँ, मुझे मंजूर है, रॉबर्ट ने कहा। पहरेदार लक्ष्य को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वहां से करीब 200 गज की दूरी पर हिरणों का एक झुंड चल रहा था। उसे लगा कि वहां तक रॉबर्ट का तीर कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसने उस झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लड़के, वो जो वहां पर हिरण है, जो वहां चल रहे हैं, उनमें दाहिनी तरफ जो हिरण खड़ा है, अगर तूने उसे तीर मार दिया तो मैं समझूंगा कि तू वाकई एक सच्चा तीरंदाज है। रॉबर्ट ने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, बस एक तीर निकाला और धनुष को कान तक खींचकर तीर चला दिया। पलक झपकते ही वो हिरण जमीन पर गिरा पड़ा था। तीर सीधा उसके पेट में घुस गया था। ये देखकर पहरेदार और उसके साथी हैरान मुंह बाए खड़े रह गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। रॉबर्ट ने कहा, क्यों पहरेदार साहब, देख लिया मेरा निशाना, या अभी कुछ और देखना भी बाकी है? पहले तो पहरेदार हड़बड़ा गया, लेकिन फिर बड़ी ही धूर्तता से बोला, अरे लड़के, तुझे पता नहीं है कि तूने कितना बड़ा अपराध किया है। क्या तू जानता नहीं कि ये राजा का जंगल है, और जब जंगल राजा का है तो इसमें रहने वाली हर एक चीज भी राजा की है। ये जो हिरण जो तूने मारा है ना, वो भी राजा का ही था, और राजा के आदेश के अनुसार इस जंगल में किसी और के शिकार खेलने की मनाही ही है, और उसकी सजा है मौत। अब अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहां से भाग जा, वरना गिरफ्तार कर लूंगा। पहरेदार की ये धूर्तता भरी बातें सुनकर रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्यों भाई, तुमने ही तो कहा था कि हिरण को मार दो, अब उल्टा तुम मुझे पकड़े जाने की धमकी दे रहे हो। और तुमने जो इनाम देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? क्या यह है तुम्हारा इनाम? कैसे मर्द हो तुम जो अपनी जबान से मुकर रहे हो? पहरेदार गुस्से से बोला, तू मुझे जानता नहीं है लड़के कि मैं कौन हूं। अरे मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जानेगा पहरेदार जी, वो तुम ही तो हो जिसने मेरे पिता को नौकरी से निकलवाकर खुद इस जंगल पर कब्जा कर लिया था। एक नंबर के धोखेबाज हो तुम।
पहले तुमने मेरे पिता के साथ धोखा किया और अब मुझे धोखा देकर फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। इतना कहकर रॉबर्ट वहां से चल दिया। उसकी बातें सुनकर पहरेदार बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने जब देखा कि रॉबर्ट बेखबर चला जा रहा है तो अच्छा मौका देखकर उसने अपना तीर कमान निकाला और रॉबर्ट को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा करते समय अचानक उसे ठोकर लगी और उसका हाथ हिल गया। इस कारण तीर रॉबर्ट के कान के पास से सनसनाता हुआ निकल गया और वो बच गया। खतरे की आहट पाते ही वो एकदम से उछलकर पेड़ों की आड़ में छिप गया। इससे पहले कि पहरेदार दूसरा तीर छोड़ता, उसने फुर्ती से अपना तीर कमान निकालकर तीर चला दिया। अगले ही पल रखवाला एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिरा पड़ा था। रॉबर्ट का तीर उसकी छाती में अंदर तक घुस गया था और फिर देखते ही देखते पहरेदार के प्राण पखेरु उड़ गए। रॉबर्ट ने अपने पिता पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया था। ये सोचकर उसने संतोष की सांस ली, लेकिन अभी वो पूरी तरह सांस ले भी ना पाया था कि पहरेदार के साथियों में हड़बड़ी मच गई। वो एकदम घबरा गए और फिर रॉबर्ट को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके। उनको अपनी तरफ आते देख रॉबर्ट घबरा गया। वो समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब अगर वो पकड़ा गया तो उसे निश्चय ही मृत्यु दंड मिलेगा। ये सोचकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। भागने के साथ साथ वो पीछा करने वालों पर तीर भी चलाता जा रहा था और इस तरह से वो पहरेदार के साथियों के हाथ नहीं आ सका। और यहीं से शुरू हुआ रॉबर्ट का रॉबिन हुड बनने का सफर। पहरेदार के हाथों से बचता बचाता रॉबर्ट उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसके दरवाजा खटखटाने पर अंदर से आवाज आई, कौन है? अरे मां जी, मैं हूं रॉबर्ट, दरवाजा खोलिए। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और हैरानी से बोली, क्या बात है रॉबर्ट, तुम तो चले गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? और ये तुम इस तरह हांफ क्यों रहे हो? मां जी, जंगल के पहरेदार के साथी मेरे पीछे लगे हैं, मुझे कहीं छिपा दीजिए जल्दी। ठीक है, तुम अंदर कोठरी में जाकर छिप जाओ। जब पहरेदार के साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया बकरी को चारा डाल रही है। आते ही उनमें से एक ने कहा, ए बुढ़िया, तुमने यहां किसी आदमी को देखा है? हाँ देखा है, तो जल्दी बताओ कहां है वो? अरे वो तुम ही तो हो जिसे मैंने देखा है। बुढ़िया का उत्तर सुनकर वो आदमी जल भुन गया। कड़क कर बोला, मैंने तुझसे किसी आदमी के बारे में पूछा था, ना कि अपने बारे में। क्यों बेटा, क्या तुम आज आदमी नहीं हो? बुढ़िया का व्यंग्य भरा उत्तर सुनकर वो कुछ कड़ी बात कहने ही वाला था कि उसका दूसरा साथी बीच में बोला, अरे यार, ये कोई पागल बुढ़िया लगती है। ऐसा ना हो कि हम यहां इससे बातों में उलझे रहें और उधर वो लड़का बच भाग निकलने में सफल हो जाए। इसको बाद में देख लेंगे, चलो अभी। फिर वो तेजी से वहां से चले गए। बुढ़िया वापस झोपड़ी में गई और उसने रॉबर्ट को बुलाया। हाँ तो अब बताओ बेटा, तुम इनसे किस लिए छिपते फिर रहे हो? रॉबर्ट ने उसे सारी बातें कह सुनाई। बुढ़िया दुखी स्वर में बोली, तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। आजकल अमीर और बड़े लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके गरीब जनता को बड़ा सताते हैं। सजा के डर से गरीबों के लड़के जंगलों में छिपते फिरते हैं और लूटमार करके किसी तरह अपना जीवन बिताते हैं। ये कहते कहते बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसको रोता देखकर रॉबर्ट ने पूछा, अरे मां जी, आप रो क्यों रही है? लगता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप बहुत दुखी है। प्लीज मुझे सारी बात बताइए कि क्या हुआ है। तब बुढ़िया ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मेरे 3 लड़के थे, हम सब बहुत सुखी थे, जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि हम दाने दाने को मोहताज हो गए। एक बार जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हम 2 दिन के भूखे थे, तो मजबूर होकर मेरे लड़के जंगल से एक हिरण का शिकार कर लाए। कोतवाल को इस बात का पता चल गया, बस तब से ही उसने उनको डाकू और लुटेरा करार दे दिया। उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए और गिरफ्तारी का मतलब था मौत। अब मौत के डर से वे घर बार सब कुछ छोड़कर जंगल में छिप फिर रहे हैं
और मैं विधवा अपने जवान बेटों का सहारा खोकर यहां अकेली जंगल में रहती हूं। क्या आपके बेटे आपसे मिलने नहीं आते? कभी आते हैं ना, रात के अंधेरे में छिपे छिपाते आते हैं। दिन में तो आ नहीं सकते ना। क्या जंगल में वे अकेले रहते हैं या उनके और भी साथी हैं? मेरे बेटों ने मुझे बताया है कि उनके साथ उनके ही जैसे करीब 40 आदमी और भी हो गए हैं। अच्छा, तो वे लोग रहते कहाँ? माँ जी, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मुझे ये तो ठीक से पता नहीं है बेटा कि वो लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो आज रात यही रुक जाओ। रात में जब वे आएंगे तब उनसे मिल लेना। ये बात सुनकर रॉबर्ट काफी खुश हुआ। काफी रात बीत जाने पर बुढ़िया के तीनों लड़के उससे मिलने आए। बुढ़िया ने उन्हें रॉबर्ट के बारे में सब कुछ बताया। तब बड़े बेटे ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम विलियम है और ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रॉबर्ट है और मैं जंगल के पुराने रखवाले फिट जुत का बेटा हूं। विलियम ने सवाल किया, माने अभी बताया कि तुम भी राजा के सिपाहियों के सताए हुए हो। क्या तुम बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? रॉबर्ट ने अपनी अब तक की पूरी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर तीनों भाइयों को बड़ा दुख हुआ। फिर बड़े भाई विलियम ने कहा, अब आगे के बारे में क्या विचार है? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रॉबर्ट ने कहा, अरे तो इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। रॉबर्ट इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। आप लोग रहते कहाँ हैं? उसने पूछा। हमारा एक गुप्त ठिकाना है, हम सब वही रहते हैं। क्या उसका पता मुझे नहीं बताओगे? रॉबर्ट ने पूछा। बता तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। और प्रतिज्ञा ये कि तुम उस ठिकाने का पता किसी को नहीं बताओगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। रॉबर्ट ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी को भी उसका पता नहीं बताऊंगा। तब विलियम ने रॉबिन हुड को वो पता बता दिया। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम अभी हमारे साथ चलोगे, या फिर जैसा कि तुमने शुरू में कहा था कि तुम नॉटिंगम में होने वाले दंगल में भाग लेने के लिए निकले थे, तो उस मेले में जाओगे? मैं दंगल में तो जरूर भाग लूंगा, उसके बाद ही तुम्हारे दल में शामिल होऊंगा। हाँ ठीक है, ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे दल को एक सरदार की भी जरूरत है, और हमारे दल में सरदार सिर्फ वही आदमी बनेगा जो नॉटिंगम के दंगल को जीतकर सोने का तीर लेकर आएगा। तो अगर तुम उस प्रतियोगिता में सबको हराकर वो सोने का तीर प्राप्त कर लोगे तो हम खुशी खुशी तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ रॉबर्ट, तुम वहां जाओगे कैसे? तुम्हारे ऊपर तो हत्या का इल्जाम लगा हुआ है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा के सिपाही तुम्हें पकड़कर फांसी पर चढ़ा देंगे। तब रॉबर्ट मुस्कुराकर बोला, वो सब मैंने सोच लिया है। राजा के सिपाही मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, और वो इसलिए कि मैं दंगल में भेष बदल कर जाऊंगा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके, और मेरा नाम भी बदल जाएगा। आज से मेरा नाम होगा रॉबिन हुड। हाँ ठीक है, ये बढ़िया रहेगा, तीनों भाइयों ने कहा। फिर रॉबिन हुड भेष बदल कर जाने की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ शहर कोतवाल को जब पता लगा कि रॉबर्ट नाम के आदमी ने जंगल के पहरेदार की हत्या कर दी है और वो फरार हो गया है, तो उसने मेले में ढंडोरा पिटवाकर ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी रॉबर्ट नाम के आदमी को पकड़वाएगा या पकड़वाने में मदद करेगा, उसे राजा की तरफ से 1000 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन मेले में जो लोग आए हुए थे, वो मेले की खुशी में इस तरह पागल हो रहे थे कि उन्होंने कोतवाल की तरफ से कराए गए ऐलान और उसमें दिए जाने वाले इनाम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। नॉटिंगम बड़ा ही सुंदर शहर था। उसमें बड़े सुंदर बाग बगीचे और सुंदर सुंदर मकान थे। उसके आसपास चारों तरफ एक 4 दीवारी बनी हुई थी। पूरा शहर एक किले की तरह था, जिसमें चारों तरफ दरवाजे लगे हुए थे। हर एक दरवाजे पर सिपाही पहरा दिया करते थे। इस वक्त ये पहरा और भी कड़ा कर दिया गया था, क्योंकि जंगल के रखवाले की हत्या के कारण रॉबर्ट नाम के व्यक्ति को पकड़ने के निर्देश थे। पहरेदार को सख्ती से बताया गया था कि कोई भी अपनी तरफ से लापरवाही नहीं करे, और इसी कारण सिपाही शहर में आने वाले
हर एक नए आदमी की कड़ी जांच कर रहे थे। कोतवाल को यह भी पता चल गया था कि रॉबर्ट उसके दुश्मन फिट जुद का बेटा है, और तभी से वो और भी ज्यादा अंगारों पर लौट रहा था। रॉबिन हुड ने शहर में घुसने के लिए एक भिखारी का भेष बना लिया था। उसने अपने तीर कमान पर भी फटे पुराने कपड़े लपेटकर उन्हें और बदसूरत बना दिया था। उसकी हालत और उसके तीर कमानों की शक्ल देखकर लोग हंसते थे, लेकिन उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अपनी धुन में मगन चुपचाप चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा तगड़ा आदमी मिला, जिसने अपनी आंखों पर लाल पट्टी बांध रखी थी। उसने रॉबर्ट से पूछा, तुम ये तीर कमान लेकर कहां जा रहे हो? मेले में क्या दंगल में भाग लेने जा रहे हो? हां, और आप कहां जा रहे हैं? मैं भी मेले के दंगल में भाग लेने जा रहा हूं, आंखों पर बंधी पट्टी वाले ने जवाब दिया। तब रॉबिन हुड ने सोचा कि एक से भले दो। यही सोचकर वो बोला, तो फिर अगर हम दोनों की मंजिल एक है तो क्यों ना हम मित्र बनकर साथ साथ चले। इस तरह से रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। पट्टी वाला इस बात के लिए राजी हो गया। फिर वे दोनों साथ साथ नॉटिंगम शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दो अनजान नए आदमियों को देखकर एक सिपाही जल्दी से उनके पास आया। उसने उनसे पूछा, एक कहां जा रहे हो तुम दोनों? पट्टी वाले आदमी ने कहा, सरकार मेले में तीरंदाजी के दंगल में भाग लेने जा रहे हैं। क्या ये भिखारी भी तुम्हारे साथ दंगल में भाग लेगा? जी हां। ये बात सुनकर वो सिपाही उनका मजाक उड़ाने लगा। थोड़ी देर हंसने और कुछ जली कटी सुनाने के बाद उसने उन दोनों को अंदर जाने दिया। ये रॉबिन हुड की बहुत बड़ी सफलता थी कि वो प्रवेश द्वार के सिपाही को धोखा देने में सफल रहा था। अपनी उसी वेशभूषा में वो दंगल की जगह पर पहुंच गया। वहां पर हजारों आदमियों की भीड़ जमा थी। दंगल में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। सबने एक से एक शानदार कपड़े पहने थे और उनके तीर कमानों की शोभा तो देखते ही बनती थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक तरफ एक विशाल मंच बना हुआ था। उस मंच पर शहर कोतवाल अपनी लड़की के साथ बैठा था। कोतवाल के पास बड़ा पादरी भी बैठा था और उसके दाहिनी तरफ बैठी हुई थी रॉबर्ट की प्यारी मेरियन। कुछ ही देर में तुरही बजाकर दंगल का शुभारंभ कर दिया गया। लक्ष्य था कुछ दूरी पर लकड़ी का एक बड़ा सा गोल टुकड़ा, जिसके बीच में काले रंग का एक चक्र बना हुआ था। चक्र के बीचों बीच एक सफेद निशान था और इसी निशान पर सबको तीर मारना था। बारी बारी से सभी तीरंदाज निशाने लगाने लगे। जो सफल हो जाता उसे एक तरफ खड़ा कर दिया जाता और जो असफल हो जाता उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था। जब रॉबिन हुड का नंबर आया तो उसकी हालत देखकर सब लोग बुरी तरह से हंसने लगे। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन रॉबिन हुड को किसी की परवाह नहीं थी। उसने कमान पर तीर चढ़ा और लकड़ी के गोले पर बने सफेद निशान को लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर बड़ी ही सफाई के साथ छेद को पार कर गया। अब तो लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इसके बाद नंबर था रॉबिन हुड के साथ आए उस व्यक्ति का जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसका तीर भी छेद को पार कर गया। लोगों ने फिर से जोरदार तालियां बजाई। प्रतियोगिता का पहला राउंड पूरा होने पर कुल 12 प्रतियोगी इसमें सफल हुए थे। इसके बाद शुरू हुआ दूसरा राउंड। इस बार लक्ष्य 60 गज की दूरी पर रखा गया था। यह राउंड पूरा होने तक 5 प्रतियोगी बाकी रह गए। इनमें से एक कोतवाल का तीरंदाज था, दूसरा हाटिंगटन के जमींदार का और तीसरा पादरी का आदमी था। चौथा और पांचवा रॉबिन हुड और आंखों पर लाल पट्टी बांधे हुए वो व्यक्ति थे। रॉबिन हुड की इस सफलता पर वहां जितने भी लोग बैठे थे सभी काफी खुश थे। जो लोग पहले उसके फटे कपड़ों, फटे जूतों और उसके हुलिये का मजाक उड़ा रहे थे, वे सब अब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। अब प्रतियोगिता के तीसरे चरण की तैयारियां की जा रही थी। उधर मेरियन ने जब पहली बार भिखारी को तीर चलाते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी थी, क्योंकि भिखारी के तीर चलाने का अंदाज बिल्कुल उसके दोस्त रॉबर्ट जैसा था।
लेकिन पहली बार वो शंका में थी, इस बारे में सही निर्णय नहीं ले पा रही थी कि वो रॉबर्ट ही है या कोई और। लेकिन जब दूसरी बार भिखारी की बारी आई, तब मेरियन ने बड़ी ही बारीकी से उसका निरीक्षण किया और तब उसने पाया कि ये तो 100% रॉबर्ट ही है। मेरियन ये बात जानती थी कि रॉबर्ट से एक पहरेदार का खून हो गया है, जिस कारण कोतवाल ने उसके ऊपर इनाम की घोषणा भी की हुई है। वो समझ गई कि इसी कारण वो भेष बदलकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है। दूसरी बार जब रॉबिन हुड ने सफल निशानेबाजी का प्रदर्शन किया, तो वो मंच पर ही खड़े होकर ताली बजाने लगी। ये देखकर कोतवाल, हटिंगन के जमींदार और पादरी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वे उसे कुछ कह ना सके। तीसरे दौर के लिए निशाना इस बार काफी दूर रखा गया था। सबसे पहले कोतवाल के तीरंदाज का नंबर आया। उसने निशाना साध कर तीर छोड़ा, लेकिन वो निशाने से चूक गया। फिर हटिंगटन के जमींदार और पादरी के जो तीरंदाज थे, वो भी असफल हो गए। इसके बाद थी रॉबिन हुड की बारी। सब लोग जोरदार तालियों से उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। मेरियन ने भी अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए उसका उत्साह बढ़ाना शुरू किया। मेरियन को देखकर रॉबर्ट को और भी जोश आ गया। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और लक्ष्य की ओर मार दिया। तीर एकदम ठीक निशाने पर लगा। ये देखते ही लोग खुशी से चिल्लाने लगे। पूरा मैदान तालियों की गूंज से थर्र उठा और मेरियन की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। वो तो मंच पर तालियां बजाते हुए नाचने ही लगी। किसी तरह से तालियों का शोर जब थमा, तो फिर उस युवक की बारी आई जो आंखों पर पट्टी बांधे था। उसने कमान पर तीर चढ़ाया ही था कि तभी हवा चल पड़ी। उसने हवा का कोई ख्याल न करते हुए अपना तीर चला दिया, लेकिन हवा के बहाव के कारण तीर निशाने से हल्का सा चूक गया। इस प्रकार पांचों तीरंदाज में जीत हुई सिर्फ रॉबिन हुड की। अपनी हार पर आंखों पर पट्टी वाले युवक को अफसोस तो हुआ, लेकिन उसने रॉबिन हुड को उसकी जीत पर बधाई देते हुए कहा, भाई, मेरा तीर तो निशाने पर नहीं बैठ सका, तो अब इस प्रतियोगिता में तुम ही अकेले विजयी हो। मुझे अपने हारने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो ये सोचकर खुशी हो रही है कि अब तुमको सोने का तीर इनाम में मिलेगा। जाओ और अपना इनाम ले लो। इतना कहकर वो लोगों की भीड़ में गायब हो गया। कोतवाल ने अपने नौकर से विजयी प्रतियोगी को बुलाने को कहा। कोतवाल के सामने पहुंचकर रॉबिन हुड ने उसका अभिवादन किया। कोतवाल ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आओ आओ तीरंदाज के उस्ताद, तुमने तो बड़े बड़े सूरमा को धराशायी कर दिया। नाम क्या है तुम्हारा? हुजूर, लोग मुझे रॉब कहते हैं। रॉब, ये भी कोई नाम है? हाँ, तुम्हारी सूरत जैसा ही है। रॉबिन हुड ने कोतवाल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर तो मेरियन के हाथ में थमे उस रुमाल पर टिकी थी, जो कभी उसने जंगल में मेरियन के हाथ पर बांधा था, जब आदमखोर झाड़ी के काटने के कारण उसके हाथ से खून बहने लगा था। तब से वो रुमाल मेरियन के पास ही रह गया था और अभी भी मेरियन अपने हाथ में वही रुमाल लिए बैठी थी। रॉबिन हुड को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी तक उसे भूली नहीं है। वो उसे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा भी रही थी। उसकी आंखों की चमक से पता चल रहा था कि वो उसे पहचान चुकी है। रॉबिन हुड अभी उसे देखने में ही मग्न था कि उसके कानों में कोतवाल की आवाज सुनाई पड़ी। हा, तो मिस्टर रॉब, तुमने इतना अच्छा निशाना लगाना कहां से सीखा? जी श्रीमान, बस ऐसे ही जंगलों में भटकने के दौरान निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता रहता था। बढ़िया है, ये लो तुम्हारा ये इनाम, ये सोने का तीर। जी धन्यवाद श्रीमान। उसने दोनों हाथों से कोतवाल से वो तीर लिया। फिर उसे लेकर वो सीधा मेरियन के पास पहुंचा और वो तीर उसे देता हुआ बोला, सपनों की शहजादी को रॉब का सलाम। मैं अपना ये इनाम आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। कृपया मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करके मेरा मान बढ़ाएं। मेरियन ने झट से रॉबिन हुड से वो तीर ले लिया और बोली, तीरंदाज के उस्ताद रॉब, मैं तुम्हारी इस जीत से बहुत खुश हूं और तुम्हारे इस तीर को धन्यवाद के साथ स्वीकार करती हूं। रॉबिन हुड ने सिर झुकाकर उसे सलाम किया और फिर वहां से चलता बना।
कोतवाल और उसकी लड़की दोनों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कोतवाल को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो मेरियन पर मरता था, और कोतवाल की लड़की को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही अपमान की बात थी कि उसके सामने कोई उसे नजरअंदाज करके मेरियन के चरण पर अपना इनाम रखकर चला गया, और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आखिर वो शहर कोतवाल की लड़की थी, और इसीलिए मेरियन की हैसियत तो उसके सामने एक दासी जैसी थी। वो गुस्से से अपने पिता से बोली, पापा, इस आदमी ने मेरा अपमान किया है, मैं ये सहन नहीं कर सकती, इसे तुरंत बंदी बनाया जाए। कोतवाल ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, ये नाम उसका था, अब ये उसी का अधिकार है कि वो उस इनाम को किसे भेंट करके जाए। ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिस कारण उसे बंदी बना लिया जाए। लेकिन उसने मेरा अपमान किया है पापा। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने सिपाहियों को उसके पीछे लगा देता हूं ताकि वो उचित मौका मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा, जल्दी से उस आदमी के पीछे जाओ और उसकी हर हरकत पर नजर रखो। जैसे ही वो कोई ऐसा काम करे जो कानून के उल्लंघन के घेरे में आता हो, तुरंत उसे बंदी बना लेना। थोड़ी देर के बाद ही कोतवाल के सिपाही सर झुकाए उसकी सेवा में वापस उपस्थित हुए। श्रीमान, वो तो मेले की भीड़ में गुम हो गया। हमने उसको तलाश करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। ये सुनकर कोतवाल भड़क गया। तुम सब के सब नाकारा हो निकम्मे, एक आदमी पर नजर नहीं रख सके, दफा हो जाओ यहां से। सिपाही सर झुकाकर चुपचाप पीछे मुड़कर वापस चले गए। रॉबिन हुड ने उसी समय नॉटिंगम शहर को अलविदा कह दिया था। शहर से बाहर निकलकर उसने भिखारी के वेश को उतार फेंका और जंगल की तरफ चल दिया। ये जंगल शेरवुड का वही जंगल था जहां एक जगह पर वो 40 लुटेरे इकट्ठे रहते थे। जैसे ही रॉबिन हुड वहां पहुंचा, सब लोग उसे देखकर खड़े हो गए। उन्हें पता चल चुका था कि रॉबिन हुड नॉटिंगम शहर के दंगल में विजयी हुआ है और अब सोने का तीर उसके पास है। वो मन ही मन उसे अपना सरदार मान भी चुके थे। रॉबिन हुड को वहां देखकर सबने उसका स्वागत किया और बुढ़िया के बड़े बेटे विलियम ने उससे कहा, रॉबिन हुड, आज से तुम हमारे सरदार हो। तुमने बाकी सारे तीरंदाज को हराकर ये साबित कर दिया है कि तुम इस समय के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हो। साथ ही तुमने सोने का तीर भी हासिल कर लिया है। अब तुम अपना वो तीर दिखाकर अपनी सरदारी का दावा पेश करो ताकि किसी को कोई शंका ना रहे। रॉबिन हुड ने नम्र स्वर में कहा, माफ करना दोस्तों, प्रतियोगिता में विजयी होने के कारण मुझे सोने का तीर इनाम में मिला तो जरूर था, लेकिन मैं उस तीर को किसी को भेंट कर आया हूं, इसलिए अब वो मेरे पास नहीं है। आप लोगों की शर्त के हिसाब से आपका सरदार सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास सोने का तीर होगा, इसलिए मैं आपका सरदार नहीं बन सकता, लेकिन आपके दल में एक साधारण सदस्य की तरह से मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। रॉबिन हुड की ये बात सुनकर उसकी स्पष्टवादिता और ईमानदारी से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। तभी एक आदमी जो अभी तक चुपचाप खड़ा था बोला और वो सबकी तरफ देखने लगा, और जब रॉबिन हुड ने उसकी तरफ देखा तो वो तुरंत उसे पहचान गया। ये वही आदमी था जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और जो इतने दिन उसके साथ रहा था। उस आदमी ने अपने बाकी साथियों से कहा, मित्रों, मैंने अपनी आंखों से रॉबिन हुड को विजयी होते और वो तीर प्राप्त करते देखा है, और इसीलिए सरदार के पद के दावेदारी पर उसका पूरा हक है। मैं रॉबिन हुड को अपना सरदार मानता हूं। अब आप भी अपना विचार बताइए। सभी ने एक स्वर में कहा, हम सब आपकी बात से सहमत हैं। आज से हमारा सरदार रॉबिन हुड ही होगा। उस आदमी का नाम था बिल स्टुटली। वो इंग्लैंड में सबसे बड़ा तीरंदाज था, और जब उसने ही रॉबिन हुड को अपना सरदार मान लिया था तो फिर और किसी को भला क्या आपत्ति होनी थी। रॉबिन हुड को अपना सरदार बनाकर सभी काफी खुश थे। सरदार बनने के बाद रॉबिन ने अपनी टोली के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सबका आभारी हूं कि तुमने मुझे अपना सरदार चुनकर ये सम्मान दिया है। ये सच है कि हम सब लोग लुटेरे हैं,
लेकिन आज के बाद से हम सिर्फ उन्हीं धनवानों, उन्हीं अमीरों और उन्हीं जमींदारों को लूटेंगे जो किसी ना किसी तरह से गरीब और भोली भाली जनता का शोषण कर रहे हैं। हम उन गरीब और असहाय लोगों को धनवानों और जमींदारों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही उन लोगों को सजा भी देंगे जिनके अत्याचारों के ये गरीब लोग शिकार होते हैं। हम गरीबों के रक्षक बनेंगे और उनकी हर संभव सहायता करेंगे। सारे लोगों को रॉबिन हुड की ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा, हम आपकी बात से सहमत हैं सरदार, आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। तो ठीक है, उन सभी धनवान और जमींदारों की सूची तैयार करो जो गरीबों के दुश्मन हैं। हम उन्हें लूट कर कंगाल बनाएंगे और जनता को उनके आतंक से छुटकारा दिलाएंगे। बुढ़िया का बड़ा लड़का खड़ा होकर बोला, सरदार, पास के जंगल के गांव का जमींदार बड़ा ही क्रूर और घमंडी है। वो गरीब और बेसहारा लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे सारा दिन बेगार मजदूरी कराता है और बदले में देता है सिर्फ एक वक्त की रोटी। अगर कोई उसकी बात मानने से मना करता है तो उसके आदमी उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो आइंदा कभी सर उठाकर चलने के लायक ही ना रहे। रॉबिन हुड ने कहा, ठीक है विलियम, तुम उस जमींदार की पूरी दिनचर्या, उसके अंगरक्षकों की गतिविधि और सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण करके हमें उसके बारे में सारी जानकारी दो, फिर हम उसके ऊपर हमला करेंगे। ठीक है सरदार। विलियम भेष बदलकर गांव के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर वो सारी जानकारी प्राप्त करके 2 दिन में लौट आया। उसने रॉबिन हुड को सब कुछ बताया और उसी रात उसने अपने साथियों के साथ जमींदार के घर पर हमला कर दिया। उसकी सारी धन दौलत लूट ली गई और जब उसके अंगरक्षकों ने विरोध किया तो रॉबिन हुड ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। जमींदार के घर डाके की सूचना से पूरे गांव में हाहाकार मच गया। जमींदार रोता पीटता शहर कोतवाल के पास पहुंचा और उससे मदद की गुहार लगाई। कोतवाल ने उसे मदद करने का पूरा आश्वासन दिया और चारों तरफ अपने सिपाहियों को दौड़ा दिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। रॉबिन हुड के बारे में कोतवाल को पकड़ना तो दूर, उसके बारे में उन्हें कोई छोटी मोटी जानकारी तक पता नहीं चली। इसके बाद तो ये आए दिन का काम हो गया। रॉबिन हुड और उसके साथी जगह जगह पर डाके डालने लगे। जहां भी वो जाते वहां से सफल होकर ही लौटते थे। शहर कोतवाल हर बार अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेजता, लेकिन वो हर बार असफल होकर वापस लौटते। कुछ ही समय में रॉबिन हुड का नाम इतना मशहूर हो गया कि अमीरों और धनवान लोगों में हाहाकार मच गया। वो बार बार शहर कोतवाल के पास फरियाद लेकर जाते। शहर कोतवाल के आदमी रॉबिन हुड को पकड़ने का हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर थी। शुरू शुरू में तो सब लोगों का यही हाल था कि वो रॉबिन हुड के नाम से काम जाते थे, लेकिन फिर लोगों ने ये महसूस किया कि रॉबिन हुड सिर्फ अमीरों और धनवान को ही लूट रहा है, और उसमें भी सिर्फ उन धनवान को जो दुष्ट है, और इसके अलावा वो गरीबों की हर तरह से सहायता भी कर रहा है। तब आम लोगों ने उससे डरना छोड़ दिया, बल्कि अगर कभी उसकी टोली का कोई आदमी फंस जाता तो वो उसको सिपाहियों से बचाने के लिए अपने घरों में छिपा देते और उनकी हर संभव सहायता भी करते थे। रॉबिन हुड के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। धीरे धीरे चारों तरफ उसकी ख्याति फैल गई। बहुत से नए नौजवान भी उसकी टोली में शामिल हो गए और अब उसका दल काफी विशाल हो गया। इसी प्रकार काफी दिन बीतते गए। रॉबिन हुड को अब जंगल की जिंदगी से उकताहट सी होने लगी। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि रात दिन शहर कोतवाल के आदमियों के डर से जंगल में छिप कर रहा जाए। रोज रोज की लूटमार से भी वो उकता लगा था। एक दिन वह अपने साथियों से बोला, मैं रात दिन जंगल में छिपकर रहने से उकता गया हूं। जरा शहर जाना चाहता हूं। जब तक मैं शहर से वापस आऊं तुम सब लोग यहीं छिपे रहना। बाहर सिर्फ तभी निकलना जब मेरी तुरही की आवाज सुनो, इससे पहले बिल्कुल नहीं। लेकिन सरदार कोतवाल के आदमी पागल कुत्ते की तरह हम लोगों की तलाश में फिर रहे हैं। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो अरे बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भेष बदल कर जाऊंगा
और इसलिए कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। ठीक है सरदार। रॉबिन हुड कुछ जरूरी तैयारियों के बाद शहर के लिए रवाना हो गया। शहर जंगल से काफी फासले पर था। उसके लिए पहले एक बहुत बड़ा जंगल पार करना पड़ता था। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पर पहुंचा। इस नदी को पार करने पर शहर का रास्ता काफी छोटा हो जाता था। नदी पार करके उसके दूसरे किनारे से एक पगडंडी जाती थी। वो काफी जल्दी शहर में पहुंचा देती थी। रॉबिन हुड जब नदी के पास आया तो उसने देखा कि नदी में बरसात के पानी के कारण बाढ़ आई हुई थी। नदी का पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। नदी के ऊपर एक पुल बना था, लेकिन वो इतना छोटा था कि उस पर एक बार में सिर्फ एक ही आदमी चल सकता था। रॉबिन हुड उस पुल पर चलने लगा। ठीक उसी समय दूसरी तरफ से एक आदमी भी पुल पार करने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों पुल के बीच में आमने सामने थे। पुल इतना संकरा था कि जब तक दोनों में से एक आदमी वापस लौटकर रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक किसी एक का पुल पार करना संभव नहीं था। रॉबिन हुड ने उससे कहा, क्योंकि इस पुल पर पहले मैं आया था, इसलिए इसे पार करने का अधिकार मुझे है। आप वापस जाएं ताकि मैं पुल पार कर सकूं। वो आदमी रॉबिन हुड से ज्यादा लंबा चौड़ा था। कर बोला, मैं तुम्हारे लिए क्यों रास्ता छोड़ूं? तुम वापस जाओ, पहले मैं पुल पार करूंगा। अब रॉबिन हुड ने थोड़ा गुस्से से कहा, क्यों भाई, पहले पुल मैं पार करूंगा, पीछे तुम हटो। वो आदमी व्यंग्य से बोला, मैं किसी के लिए भी तब तक रास्ता नहीं छोड़ता जब तक कि सामने वाला मुझसे ज्यादा बहादुर ना हो। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो तो आओ मुझसे दो दो हाथ कर लो और फिर फैसला हो जाएगा कि हम दोनों में से पीछे कौन हटेगा। इस ललकार को सुनकर रॉबिन हुड को भी गुस्सा आ गया। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में ये समझ आने लगा कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। कभी रॉबिन हुड उस पर भारी पड़ता तो कभी वो रॉबिन हुड पर। थोड़ी देर के बाद आखिर रॉबिन हुड को एक मौका मिला और उसने ऐसा वार किया कि अजनबी नीचे छपाक से पानी में जा गिरा। इस पर रॉबिन हुड थोड़ा पीछे गया और एक पेड़ की लटकती हुई डाली तोड़कर वहां लाकर उसने नीचे पानी में लटका दी। लो, इस टहनी को पकड़ लो ताकि मैं तुम्हें बाहर खींच लूं। उस अजनबी ने कसकर वो टहनी पकड़ ली और रॉबिन हुड ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। बाहर आकर वो बोला, अरे यार, तुम तो बड़े फुर्तीले और बहादुर हो। तुमने इतनी जोर से मेरे सर पर मारा कि मेरा सिर अभी तक घूम रहा है। रॉबिन हुड ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन बहादुर तो तुम भी कम नहीं हो। लेकिन इस समय जीत तो तुम्हारी हुई है। अरे हार जीत तो जीवन में होती ही रहती है, लेकिन सच्चा आदमी वो है जो जीत पर इतराए नहीं और हार से घबराए नहीं। अरे ये क्या, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, मैं शहर जाकर पट्टी करा लूंगा, वो आदमी बोला। रॉबिन हुड ने कहा, शहर जाते जाते तो बहुत सारा खून बजाएगा, इससे बाद में परेशानी भी हो सकती है। तुम रुको, मैं अपने आदमियों को बुलाता हूं, वो सब यही आसपास ही होंगे। रॉबिन हुड ने अपनी तुरही निकाली और उसे 3 बार बजाया। कुछ ही पलों में बिल स्टुटली और उसके कुछ दूसरे साथी वहां पहुंचे। रॉबिन हुड ने उन्हें इशारा किया और उन्होंने जंगल से एक जड़ी बूटी लाकर अजनबी के घाव पर लगा दी। अजनबी रॉबिन हुड के अच्छे व्यवहार के कारण उससे काफी प्रभावित हो चुका था। उसने कहा, मित्र, अपना परिचय नहीं दोगे? रॉबिन हुड ने कहा, मेरा नाम रॉबिन हुड है और ये मेरे साथी हैं जो इसी जंगल में रहते हैं। ये सुनते ही वो अजनबी चौंक पड़ा और फिर खुशी से बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? आप ही रॉबिन हुड हैं। मैं तो आपके पास ही आ रहा था, आपके दल में शामिल होने के लिए। क्या आप लोग मुझे अपने दल में शामिल करेंगे प्लीज? रॉबिन हुड बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे बहादुर और ताकतवर आदमी आसानी से थोड़े ही मिलते हैं। तब बिल स्टुटली ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपना नाम तो अभी तक बताया ही नहीं। अरे हाँ, मेरा नाम लिटिल जॉन है, अजनबी ने कहा। उसका नाम सुनकर सभी लोग हंस पड़े कि इतने बड़े जैसे शरीर वाले आदमी का नाम होगा लिटिल जॉन। फिर
सबने उसे गले से लगा लिया। उसी दिन से लिटिल जॉन रॉबिन हुड का सबसे गहरा दोस्त बन गया। वो हर जगह उसके साथ उसका दाहिना हाथ बनकर रहता और उसकी हर संभव सहायता करता। अपनी बातों से उसने न सिर्फ रॉबिन हुड का बल्कि टोली के हर एक सदस्य का भी दिल जीत लिया था। जब वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता तो लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते। अब वो सिर्फ रॉबिन हुड का ही नहीं बल्कि सबका प्यारा बन गया था। एक बार रॉबिन और उसके साथी जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने हिरणों के एक झुंड को चरते हुए देखा। रॉबिन हुड ने तीर कमान निकाला और एक हिरण पर निशाना लगाया। पलक झपकते ही हिरण लोटपोट हो गया। वे लोग खुशी खुशी हिरण को उठाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी अचानक पता नहीं कहां से कोतवाल के सिपाही वहां आ धमके। ये लोग कम से कम 20 से 22 थे। इतने सारे सिपाहियों को देखकर उसके साथी सहम गए, लेकिन रॉबिन हुड जरा भी नहीं डरा। उसने अपने साथियों से कहा, सब लोग तुरंत जमीन पर लेट जाओ और फिर अपने अपने तीर कमान निकालो और हमला शुरू कर दो। रॉबिन हुड और उसके साथियों ने थोड़ी ही देर में 3-4 सिपाहियों को मार गिराया। बाकी सिपाही ये देखकर अपनी जान बचाकर भाग निकले। उन लोगों ने ये जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब रॉबिन हुड थोड़ा सावधान हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, देखो साथियों, आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है और जिस तरह से कोतवाल के सिपाही मारे गए हैं, उसके बाद कोतवाल चुप नहीं बैठेगा। वो जरूर कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा और इसीलिए हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। वो अपने साथियों का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद रॉबिन हुड के आदमी अलर्ट रहने लगे और अक्सर अपने आसपास का निरीक्षण करते रहते कि कहीं कोतवाल का कोई आदमी आसपास घूम तो नहीं रहा। एक दिन लिटिल जॉन इसी तरह निरीक्षण कर रहा था तो उसने देखा कि कोतवाल का भंडार गृह का स्वामी उधर से गुजर रहा था। ये आदमी लिटिल जॉन से परिचित था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि लिटिल जॉन रॉबिन हुड का साथी बन गया है, और ये बात लिटिल जॉन को भी पता थी। इसीलिए वो उसके पास पहुंचा कोतवाल की गतिविधियां जानने के लिए। उसने उससे कहा, अरे कैसे हो दोस्त, कहां जा रहे हो? वो चौंक कर बोला, अरे लिटिल जॉन, तुम यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे वो मैं जरा शिकार की तलाश में निकला था। अच्छा, आजकल तुम काम धाम क्या कर रहे हो? भंडार गृह के स्वामी ने पूछा। अरे कुछ नहीं दोस्त, बेकार घूम रहा हूं, काम की तलाश में हूं। ये सुनते ही भंडार गृह के स्वामी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे अपने लिए एक हेल्पर की जरूरत थी जो भंडार गृह में से सामान ला और ले जा सके। लिटिल जॉन क्योंकि एक दमदार शरीर का मालिक था, इसलिए वो इस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी था। उसने लिटिल जॉन के सामने अपने साथ चलने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, मुझे एक हेल्पर की बहुत जरूरत है। दोस्त, क्या तुम मेरे साथ चलकर ये काम करोगे? अब लिटिल जॉन के लिए कोतवाल की गतिविधियों के बारे में जानने का ये बहुत ही सुनहरा मौका था। उसने तुरंत सहमति दी और उसके साथ वहीं से चला गया। इधर एक दिन अचानक रॉबिन हुड ने देखा कि लिटिल जॉन गायब है। उसने सब लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उन सब ने मिलकर काफी दिनों तक खोजबीन की, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला कि लिटिल जॉन आखिर गया तो गया कहाँ। रॉबिन हुड जानता था कि कोतवाल के सिपाही पागल कुत्तों की तरह उसकी और उसकी टोली के आदमियों की तलाश करते फिर रहे हैं। उसे शंका होने लगी कि कहीं लिटिल जॉन को कोतवाल के सिपाहियों ने पकड़ तो नहीं लिया। जब कई दिन बीत गए और लिटिल जॉन का फिर भी कुछ पता नहीं लगा, तो रॉबिन हुड ने एक निर्णय लिया और अपने साथियों से बोला, भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कई दिन होने को आए, लेकिन हमारे साथी लिटिल जॉन का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। मुझे लगता है कि उसे कोतवाल के आदमी पकड़ कर ले गए हैं, तो अब उसकी तलाश में मुझे कोतवाल के पास तक जाना होगा ताकि पता लगा सकूं कि उसने लिटिल जॉन को कहां छिपा रखा है। उसका एक साथी बोला, सरदार, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी जान के आगे हमारी जान की भला क्या कीमत है? आप हम में से किसी को आज्ञा दे, ये काम हम करेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, मैं आप सब लोगों की
अपने प्रति भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये काम मैं खुद करूंगा, इसलिए मैं ही जाऊंगा और लिटिल जॉन का पता लगाऊंगा। लेकिन हाँ, वहां जाकर अगर मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपको भी वहां बुला लूंगा। विलियम, तुम मेरे लिए एक धनुष बाण का इंतजाम करो, मैं शहर जाने की तैयारी करता हूं। कुछ जरूरी तैयारियों के बाद रॉबिन हुड नॉटिंगम के लिए रवाना हो गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखाई दी। उसका कोचवान एक बहुत ही मोटा ताजा कसाई था जो उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा था। गाड़ी में बहुत सारा मांस लदा था। उसके वजन के कारण घोड़ा हाँफ रहा था, लेकिन कसाई को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वो घोड़े पर बराबर चाबुक फटका रहा था। रॉबिन हुड को घोड़े पर तरस आया। उसने कसाई से कहा, अरे भाई, तुम इस बेजान जानवर को ऐसे क्यों फटका रहे हो? कसाई, जो कि पहले से ही परेशान और गुस्से में था और ज्यादा क्रोध में आ गया, बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मेरी घोड़ा गाड़ी है, मैं कुछ भी करूं। अरे वो तो ठीक है, तुम्हारी घोड़ा गाड़ी है, लेकिन इतना सारा मांस लेकर तुम जा कहां रहे हो? नॉटिंगम जा रहा हूं। आज के दिन वहां बाजार लगता है, वहां ये मांस बेचने के लिए जा रहा हूं। बाजार की बात सुनकर रॉबिन हुड को एक उपाय सूझा। उसने कहा, क्या तुम अपना ये मांस और घोड़ा गाड़ी मुझे बेचना पसंद करोगे? कसाई ने और भी गुस्से में आकर पूछा, क्यों बे, तुम हो कौन और मैं तुम्हें ये मांस क्यों बेचूं भला? वो इसलिए मेरे भाई कि मेरा नाम है रॉबिन हुड, और रॉबिन हुड के बारे में तो तुम जरूर जानते ही होंगे। कसाई, जो अभी तक बड़ी अकड़ अकड़ कर बातें कर रहा था, अचानक कांपने लगा। फिर बोला, आप रॉबिन हुड हैं, आप तो गरीबों के बहुत बड़े मित्र हैं और मैं एक गरीब आदमी हूं। ये मांस बेचकर किसी तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूं। मुझ पर कृपा करें प्लीज। देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। मैं तो ये मांस बस इसलिए खरीदना चाहता हूं कि मैं खुद कसाई बनकर नॉटिंगम की बाजार में ये गोश्त बेचना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके पूरे दाम दूंगा, तुम बस कीमत बताओ। कसाई ने डरते डरते मांस के पैसे बता दिए। रॉबिन हुड ने उसे मांस के 2 गुने रुपए और घोड़ा गाड़ी के रुपए अलग से दे दिए। इतने सारे रुपए पाकर कसाई एकदम खुश हो गया। तुरंत गाड़ी से नीचे उतरकर लगाम रॉबिन हुड के हाथ में देते हुए बोला, लीजिए श्रीमान, अब ये घोड़ा और गाड़ी आपकी हुई। लगाम लेकर रॉबिन हुड ने कहा, ठीक है, अब अपने कपड़े भी मुझे दे दो और मेरे कपड़े तुम ले लो। अगर मुझे गोश्त बेचने वाला बनना है तो मुझे हुलिये से भी तो कसाई दिखना चाहिए कि नहीं? फिर दोनों ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए और रॉबिन हुड कसाई के वेश में मांस की गाड़ी को हाँकता हुआ बाजार पहुंच गया। वहां जाकर वो भी दूसरों की तरह आवाज लगाकर गोश्त बेचने लगा, लेकिन वो अपना गोश्त आधी कीमत पर बेच रहा था। जब दूसरे कसाई ने ये देखा कि एक नया कसाई आया है और वो आधी कीमत पर गोश्त बेच रहा है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब आपस में मिलकर बात करने लगे। एक कसाई बोला कि सब बेवकूफ आदमी है, ये इसे तो धंधा करना ही नहीं आता। दूसरा बोला, अरे कहीं से मुफ्त का माल हाथ लग गया होगा तभी तो इतना सस्ता बेच रहा है। तीसरा बोला, अरे नहीं भाई, मुझे तो ये कोई चोर या लुटेरा मालूम पड़ता है जिसने रास्ते में किसी दूसरे कसाई को मारकर उसका माल छीन लिया है और अब ये सारे मांस को जल्दी जल्दी सस्ते भाव में बेचकर यहां से भागना चाहता है। गरज ये कि जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई रॉबिन हुड के बारे में अपने विचार प्रकट करने में दूसरों से आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन वे आपस में ही विचार विमर्श कर रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद रॉबिन हुड से इस बारे में बात करता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक कसाई धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, क्यों भाई, क्या तुम पहली बार इस बाजार में आए हो? जी हां, आपने सच कहा, मैं यहां पहली बार ही आया हूं। ओह, तभी तो आपको यहां के बाजार के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। असल में क्या है, इस बाजार के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अच्छा, क्या नियम है इस बाजार के? देखो भाई, सबसे मुख्य मुद्दा तो यह है कि तुम बहुत सस्ते दामों पर मांस बेच रहे हो।
ऐसे गोश्त बेचने पर तो तुम्हारा भी नुकसान होगा और हमारा भी, और बाजार का भाव भी गिर जाएगा। रॉबिन हुड ने कहा, मुझे तो बाजार भाव का पता ही नहीं है, और फिर वैसे भी मेरे इस दाम पर गोश्त बेचने पर भी मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कसाई ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि जरूर ये कोई बहुत ही पैसे वाला आदमी है, तभी तो आधी कीमत पर मांस बेचने पर भी उसे कोई हानि नहीं हो रही है। ऐसे आदमी से तो दोस्ती कर लेनी चाहिए। यही सोचकर वो रॉबिन हुड से बोला, अच्छा, क्या तुम्हें मालूम है भाई कि आज हम लोगों को कोतवाल साहब ने अपने घर दावत दी है? नहीं तो मुझे तो नहीं पता, रॉबिन हुड ने कहा। कसाई बोला, कोई बात नहीं, अब तो पता लग गया ना, शाम को कोतवाल के यहां चले आना। ठीक है, मैं वहां जरूर आऊंगा, रॉबिन हुड ने कहा, और वो आदमी वहां से चला गया। जल्द ही रॉबिन हुड का बाकी माल भी बिक गया। फिर वो गाड़ी लेकर सराय पहुंचा। वहां पर गाड़ी रोककर उसने सराय के मालिक को कुछ रुपए दिए और खाना खाकर आराम करने के लिए लेट गया। जब शाम हुई तो वो सज-धज कर कोतवाल के यहां जाने के लिए रवाना हो गया। अब इस शहर का जो कोतवाल था वो बहुत ही लालची और घूसखोर आदमी था। वो बाजार में आने वाले व्यापारियों को अक्सर अपने यहां बुलाया करता था और उनसे पैसे वसूल करता था। माल बेचने की इजाजत देने के बदले में वो उन सारे व्यापारियों से खूब जमकर घूस लिया करता था, और उसके ऊपर किसी को शक ना हो, इसलिए वो उन व्यापारियों को अपने घर दावत पर बुलाकर बड़ी ही चालाकी के साथ उनसे सौदा तय किया करता था। आज की दावत भी कुछ इसी तरह की थी। धीरे धीरे व्यापारी लोग वहां पहुंचने लगे। कोतवाल द्वार पर खड़ा हुआ हर एक व्यापारी का स्वागत कर रहा था और उनको अपनी अपनी जगह पर बैठा रहा था। उसे अपने आदमियों से पहले ही पता चल चुका था कि एक नया व्यापारी शहर में आया हुआ है जो पूरी घोड़ा गाड़ी भरकर मांस लाया है और अपने मांस को आधे दामों पर बेच रहा है। और ऐसा लगता है कि ये व्यापारी काफी तगड़ी आसामी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। इसीलिए जब रॉबिन हुड वहां पहुंचा तो कोतवाल ने उसका शानदार स्वागत किया और उसे खाने की मेज पर अपने पास ही बैठा लिया। वो रॉबिन हुड को एक धनी मूर्ख समझ रहा था। उसका विचार था कि उसकी मूर्खता से फायदा उठाया जाना चाहिए। बात शुरू करते हुए उसने रॉबिन हुड से कहा, क्यों भाई, क्या तुम इस बाजार में पहली बार आए हो? जी हां कोतवाल साहब। भाई, आज तुमने बाजार में जिस कीमत पर माल बेचा है उसे सारे व्यापारी घबरा गए हैं। जी हां कोतवाल साहब, माल मैंने भले ही कम कीमत पर बेचा है, लेकिन मैं फिर भी घाटे में नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे की तो कोई कमी है नहीं। मेरे पास तो बहुत सारे जानवर भी हैं। मैं उनको बेचना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया, और इसीलिए मैं उनमें से कुछ जानवरों को मारकर उनका गोश्त बेचने निकल पड़ा। बस, तो मुझे नुकसान होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बात सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम खानदानी कसाई नहीं हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या तुम अपने जानवरों को बेचना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई मेरे गाय बैल खरीद लेगा तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो क्या कीमत चाहते हो अपने सारे जानवरों की? कोतवाल ने पूछा। भाई, अगर कोई आदमी मुझे 20 मोहर दे दे तो मैं अपने सारे जानवर उसे दे दूंगा। ये सुनते ही कोतवाल की तो लार ही टपक पड़ी। वो तुरंत बोला, अगर तुम्हें और कोई ग्राहक नहीं मिलता तो लाओ, मैं ही तुम्हारे सारे जानवर खरीद लेता हूं। ऐसा करना, कल तुम अपने सारे गाय बैल बाजार लेते आना। मैं तुम्हें 20 मोहरें दे दूंगा और तुम इस कठिनाई से छुटकारा पा जाओगे। रॉबिन हुड ये बात सुनकर बोला, ऐसा है कोतवाल साहब, मेरे सारे जानवर जंगल में चरते रहते हैं। अब उनको इकट्ठा करने में मुझे बड़ा ही आलस आता है, तो अच्छा होगा अगर कल आप मेरे साथ जंगल चले। हाँ हाँ, ठीक है, मैं चलूंगा। ठीक है कोतवाल साहब, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दावत का प्रबंध बहुत ही अच्छा था, अब मैं घर चलता हूं। कोतवाल उसे इतनी जल्दी अपने पंजे से निकलने नहीं देना चाहता था। झट से बोला, अरे भाई, इतनी रात हो गई है, अब रात को कहां जाओगे? आज यही रुक जाओ, मैं नौकर से कहकर तुम्हारे सोने का इंतजाम कर देता हूं। रॉबिन हुड ऐसा करना चाहता तो नहीं था,
लेकिन कोतवाल की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। वो ये नहीं चाहता था कि कोतवाल को उसके ऊपर किसी भी तरह का शक हो जाए, इसलिए उसने रुकने के लिए हामी भर दी। कोतवाल ने अपने नौकर को आवाज दी और आवाज सुनकर जो नौकर वहां आया उसे देखकर तो रॉबिन हुड के होश ही उड़ गए। नौकर भी उसे देखते ही तुरंत पहचान गया, लेकिन दोनों ही बोले कुछ नहीं। नौकर ने कोतवाल के पास जाकर बड़े ही सम्मान से पूछा, जी श्रीमान, क्या आज्ञा है? देखो, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनको मेहमान खाने के मुख्य कमरे में ठहराने का इंतजाम करो। जी श्रीमान। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि वो नौकर और कोई नहीं लिटिल जॉन था। थोड़ी देर बाद जॉन कमरे में फिर से वापस आया। उसके पास कुछ गिलास और शराब की एक बोतल थे। वो सबको शराब बांटते हुए बोला, लीजिए साहब, तब तक आप लोग इसका आनंद लीजिए। सबको शराब बांटते हुए जॉन जब रॉबिन हुड के पास आया तो धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, आज रात नीचे भंडार घर में मिलना। रॉबिन हुड ने हल्के से सिर हिला दिया। रात में काफी देर तक वो कोतवाल के पास बैठा बातें करता रहा। फिर जब कोतवाल को नींद आने लगी तो उसने एक दूसरे नौकर के साथ रॉबिन हुड को मेहमान खाने में भेज दिया और खुद भी सोने के लिए चला गया। रॉबिन हुड अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि बाकी सब लोग सो गए हैं, तो वो धीरे से अपने बिस्तर से उठा और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए भंडार घर के दरवाजे तक जा पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही तुरंत दरवाजा खुल गया और सामने खड़ा था लिटिल जॉन। उसने रॉबिन हुड का हाथ पकड़ जल्दी से अंदर घसीट लिया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। एक कोने में बैठते हुए रॉबिन हुड बोला, लिटिल जॉन, ये सब क्या है? तुम यहां कैसे आए और कौन तुम्हें लेकर आया? अरे, इतने व्याकुल क्यों होते हो? मेरे दोस्त तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। लो, पहले एक गिलास ठंडा पानी पियो। रॉबिन हुड एक ही सांस में सारा पानी पी गया और बोला, अब मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, जल्दी से सारी बात बताओ। तब लिटिल जॉन ने बताया कि वो जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था और वहां उसकी मुलाकात भंडार घर के स्वामी से हुई। वो उसका पुराना परिचित था और फिर वो उसके साथ यहां चला आया। लेकिन तुम यहां आए क्यों, और अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे बताकर क्यों नहीं आए? लिटिल जॉन ने कहा, तुम तो जानते ही हो दोस्त कि कोतवाल के सिपाहियों के मारे जाने के बाद से उसके सिपाही पागल कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़े थे। इसी कारण हम सब लोग सिर्फ जंगल तक ही सीमित होकर रह गए थे। हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि कोतवाल आगे क्या करने जा रहा है या क्या करना चाहता है। ये सब जानने के लिए हमें किसी सुराग की जरूरत थी। दूसरी तरफ भंडार गृह के मालिक को एक ताकतवर आदमी चाहिए था जो उसका हेल्पर बन सके, तो बस कोतवाल की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए मैं उसके साथ आ गया। अरे यार, लेकिन तुम हमें ये सब बताकर भी तो आ सकते थे। तुम नहीं जानते तुम्हारे कारण हमारे आदमी कहां कहां भटक कर तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। मैं खुद तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आया हूं। मेरे भाई, मैं तो बताकर ही आना चाहता था, लेकिन इस डर से कि कहीं भंडार गृह के मालिक को शक ना हो जाए, मैं तुरंत ही उसके साथ चला गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना समय बीत गया बीच में भी, तो कभी कोई सूचना भिजवा सकते थे। आप मेरी बात शांत होकर सुनिए। यहां आकर मैंने देखा कि कोतवाल एक नंबर का लालची और स्वार्थी आदमी है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो हर उस आदमी को लूटने की कोशिश करता है जिसके पास जरा सा भी पैसा देख लेता है। ये दावत भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस कोतवाल के पास बेशुमार दौलत भी है जो उसने गरीबों से लूटकर इकट्ठी की है। मैं अभी तक उस धन का पता लगाने के लिए रुका हुआ था। मैं ये जानना चाहता था कि उसने वो धन कहां छिपा कर रखा है ताकि हम वो धन लूटकर गरीब जनता में बांट सके। ओ, तो कुछ पता लगा? हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है और थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें भी वहां लेकर जाऊंगा। थोड़ी देर में, अभी क्यों नहीं? वो इसलिए कि जहां पर वो धन रखा हुआ है वहां पर जो पहरेदार पहरा देता है उसका समय सुबह 4 बजे तक का है।
फिर उसके बाद एक दूसरा पहरेदार आता है। तब वहां का पहरेदार दूसरे पहरेदार को चार्ज दे देता है। यह काम होता है एक केबिन में, जो कि उस जगह से जरा हटकर है। तब इस बीच थोड़ी गपशप और चाय पानी में करीब आधा घंटा लग जाता है। उस आधे घंटे तक उस जगह पर कोई भी पहरेदार नहीं होता। बस हमें उसी आधे घंटे का इस्तेमाल करना है। अब दोनों उस समय का इंतजार करने लगे। नियत समय पर वे तैयार होकर वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पहरेदार को नदारद पाया। फिर वे जल्दी से उस जगह पर पहुंच गए जहां पैसा रखा था और जल्दी जल्दी उस धन को समेटने लगे। ये धन बहुत सारा था और कई जगह रखा हुआ था। उसे समेटने में दोनों को समय का पता ही नहीं लगा। वे तो उस समय चौंके जब उन्हें पहरेदार के जूतों की खटखट की आवाज सुनाई दी। दोनों जल्दी से एक तरफ दुबक गए। उधर पहरेदार ने भी अंदर होने वाली खटपट की आवाज सुन ली थी। वो तुरंत चौकन्ना हो गया और कड़कदार आवाज में बोला, एक कौन है अंदर? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहरेदार ने फिर से कहा, मैं पूछता हूं अंदर कौन है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं दूसरे पहरेदार को बुलाकर लाता हूं। अब दूसरे पहरेदार के आने का मतलब था पकड़े जाना, और पकड़े जाने का मतलब था मृत्युदंड, और वे दोनों इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते थे। इसीलिए रॉबिन हुड ने पहरेदार को धोखा देने के लिए मुंह से बिल्ली की आवाज निकाली। पहरेदार को लगा कि अंदर कोई बिल्ली रह गई है और अपने निकलने का कोई उपाय ना देखकर उधम मचा रही है। उसने अपने आप से ही कहा, धत तेरे की ये तो बिल्ली है। ये रात वाला पहरेदार भी कितना लापरवाह है, बिल्ली को अंदर घुसा छोड़ गया। अब ताला खोलकर मुझे ही उसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से शोर मचाएगी। वो दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने ताला खोलना चाहा तो पाया कि ताला तो पहले से ही खुला पड़ा है। अब तो वो थोड़ा घबरा गया। वो समझ गया कि जरूर अंदर कोई ना कोई है। वो पलटकर भागने लगा, लेकिन अंदर से रॉबिन हुड ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए फौरन उसे पकड़ लिया। अगले ही पल जॉन का डंडे का एक जबरदस्त वार उसके सर पर पड़ा और पहरेदार वही ढेर हो गया। रॉबिन हुड और लिटिल जॉन ने जल्दी जल्दी सारा धन समेटा और वहां से रफू चक्कर हो गए। सुबह जब कोतवाल को पता चला कि कोई उसके पहरेदार को मारकर उसका सारा धन चुरा ले गया है, तो वो सर पीट कर रह गया। रात वाले व्यापारी को मेहमान खाने में ना पाकर वो ये भी समझ गया कि हो ना हो वही ये सारा धन समेट कर ले गया है, और ये भी कि वह जो इतनी हिम्मत कर सकता है वो रॉबिन हुड के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसने अपने सिपाहियों को चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन वो रॉबिन हुड की धूल तक नहीं पा सके और निराश वापस लौट आए। रॉबिन हुड ने कोतवाल से लूटा सारा धन गरीबों में बांट दिया और सब लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लोगों के दिलों में उसका मान सम्मान और भी बढ़ गया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने रॉबिन हुड का दूसरा और आखिरी भाग।